बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। इससे पहले हमने रिग्रेशन एनालिसिस डिस्कशन की। वो भी रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स इंडिकेट करता है, लेकिन रिग्रेशन में एक जो आप एक लिमिटेशन कह दें वो या रिस्ट्रिक्शन कह दें, वो ये है कि उसमें हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल है और कौन सा वेरिएबल उसमें इंडिपेंडेंट है, ताकि हम उसकी मदद से एक रिलेशनशिप को कैसे लिख सकें एक इक्वेशन की फॉर्म में, और बाद में हम इस इक्वेशन को यूज़ करके उनके दरमियान हम जो उसका यूज़ कह लें वो ये है कि वी कैन प्रेडिक्ट द वैल्यू ऑफ द अदर वेरिएबल बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अब मैंने नीचे तीन एग्जाम्पल कोट किए हैं। देखते हैं कि इसमें रिलेशनशिप तो है, तो क्या रिग्रेशन से हम कैसे इस रिलेशनशिप को मैयर कर सकेंगे। फर्स्ट एग्जांपल में मेंशन है कि अगर स्टूडेंट से उनके मार्क्स का डेटा लिया जाए, एक फ़र्ज़ करें फिज़िक्स के 10-12 स्टूडेंट हैं, तो उनसे आपने उनके फिज़िक्स के मार्क्स नोट कर लिए, और साथ ही उनका एक और पेपर मैथमेटिक्स का फ़र्ज़ करें मार्क्स नोट करते हैं। 10 रीडिंग है या 12 या 20 रीडिंग है, तो उन 20 स्टूडेंट के आपके मैथमेटिक्स के और फिज़िक्स दोनों के मार्क्स आपको अवेलेबल है। अब नोट कर रहे हो कि वो स्टूडेंट जिनके मैथ्स के नंबर कंपैरेटिवली बेहतर हैं, आपको फील हो रहा है कि उनके जो फिज़िक्स के मार्क्स हैं वो भी आपको हाई नज़र आ रहे हैं, और उन बच्चों के जिनके मैथ्स के नंबर कंपैरेटिवली कम है तो आपको फिज़िक्स के नंबर भी कम नज़र आ रहे हैं। यानी कि आपको कोई एक रिलेशनशिप का आइडिया हो रहा है कि अगर एक में ज़्यादा है तो दूसरे में भी ज़्यादा ही हैं। आप कहेंगे ये तो फिर रिलेशन तो है, तो फिर रिग्रेशन लगाएंगे। अगर आप रिग्रेशन की बात करेंगे तो सबसे पहले स्टेप के तौर पर हमें ये असाइन करना होता है, उनको एक टाइटल देना है कि इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है और इंडिपेंडेंट कौन है। अब अगर फ़र्ज़ करें मैं अगर ये बात करता हूँ कि जी मैथमेटिक्स जो है वो डिपेंड करता है फिज़िक्स के, या फिज़िक्स डिपेंड करती है मैथ्स पे, तो इससे मुराद ये होगी कि जब मैं इनकी इक्वेशन बना लूँ रिग्रेशन की और इंटरप्रिटेशन करूँ, और जिस तरह से हम स्लोप को इंटरप्रेट करते हैं कि जी मैथमेटिक्स का एक नंबर बढ़ने से बिकॉज ऑफ, और उसका फिज़िक्स में एक नंबर में इंक्रीज आती है, तो शायद ये स्टेटमेंट सही नहीं है। अगर आप यील्ड और फर्टिलाइज़र की बात करें, वहाँ पर तो ये एक सेंसेबल लगता है कि विद द इंक्रीज ऑफ फर्टिलाइज़र देर इज़ अ इंक्रीज इन द क्रॉप शीट। ये सेंसेबल है, काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप सेंसेबल लगता है, लेकिन आप कोरिलेशन में ये नहीं कह सकेंगे। लेकिन ये वेरिएबल एसोसिएटेड हैं, रिलेट कर रहे हैं, डिपेंड नहीं कर रहे। क्या लफ्ज़ बोला? एसोसिएट कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं, आपस में लिंक है। इट मे बी ये मेरा ख्याल लिंक है इंटेलिजेंस की वजह से, स्टूडेंट के इंटेलिजेंस, उसका मैथमेटिकल एप्टीट्यूड। अगर वो स्टूडेंट मैथमेटिकली बेहतर काम करता है तो उसके मैथ्स के नंबर भी बेहतर होंगे, और फिजिक्स चूंकि एक मैथमेटिकल सब्जेक्ट है तो वो उसमें भी अच्छा ही परफॉर्म करेगा। ये रीज़न है, इसकी वजह से नहीं, मैथ की वजह से फिजिक्स नहीं के नंबर बढ़ रहे हैं। उनमें एक एक लिंक, एक रिलेशन डेवलप हो रहा है, एसोसिएट हैं। तो इसका मतलब है कि अब हम रिग्रेशन से तो नहीं कर सकेंगे क्योंकि वो तो डिपेंडेंस बताता है। मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ जैसा आप अपने फादर के साथ रिलेट करते हो, डिपेंडेंट हो लाइक आप उनसे अपने एक्सपेंस वगैरह लेते हो और बाकी सब चीज़ें। आपका अपने भाई या बहन के साथ, छोटे भाई के बहन के साथ रिलेशनशिप है। आप शायद डिपेंडेंट नहीं मैं कह सकते कि आप अपने भाई पर या बहन पर डिपेंडेंट है, बट एसोसिएटेड है। और मेरा ख्याल एसोसिएशन की रीज़न है बिकॉज ऑफ योर फादर, कि वो भी उसी का किड है और आप भी उसी के किड है, तो ये रीज़न बन गई है। इसकी वजह से जी हम आपस में क्या है, रिलेट कर रहे हैं, एसोसिएट कर रहे हैं। एक और एग्जांपल है कि किसी भी कमोडिटी की जो मार्केट में कॉस्ट होती है, कीमत कितने का वो मिल रहा है, कोई फल है, कोई और कमोडिटी है, वो इससे रिलेट करती है कि कमोडिटी जो है वो उस वक्त मार्केट में उसकी सप्लाई कितनी अवेलेबल है। आपको पता ना, शुरू शुरू में फल कम होते हैं, मार्केट में अवेलेबिलिटी कम होती है तो उनकी प्राइस ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे ही मार्केट में सीज़न आता है, ज़्यादा मिकदार में क्वांटिटी में अब सेल के लिए मार्केट में आते हैं तो सस्ता हो जाता है। तो इसका मतलब है ये एसोसिएट किया ना कॉस्ट ने किसके साथ, कि वो कितना मार्केट में अवेलेबल है। अब ये तो नहीं कह सकते कि जी कॉस्ट 1 यूनिट बढ़ाने से उसकी अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है ना, बट दे आर रिलेटेड विद ईच अदर, दे आर एसोसिएटेड विद ईच अदर।
सिमिलरली बर्ड्स हैं, अगर आपके पास कोई एक्सपेरिमेंटल बर्ड्स हैं, स्पैरोज हैं या कोई और बर्ड्स हैं, अगर आप उनकी विंग लेंथ और उनकी टेल लेंथ, दुम की लंबाई का अगर आप डेटा रखें और आप फील करो कि आफ्टर 2 और 3 और 4 वीक विंग लेंथ बड़ी है, लेकिन आप देख रहे हो कि उसकी टेल लेंथ भी बड़ी है, तो क्या अब ये मैं कहूँ कि विंग लेंथ की वजह से बिकॉज ऑफ विंग लेंथ टेल लेंथ इज डिपेंडेंट अपॉन विंग लेंथ और विंग लेंथ डिपेंडेंट अपॉन टेल लेंथ, तो शायद दोनों के लिए नहीं कह सकते कि ये इस पर डिपेंड कर सकता है या इस पर डिपेंड करता है, बट दे आर एसोसिएटेड। मेरा ख्याल उनको आपस में एसोसिएशन की रीज़न जो है वो बर्ड्स की एज है, एज की वजह से विंग लेंथ भी बढ़ जाती है और टेल लेंथ भी बढ़ जाती है। बट सो एवर कोई भी रीज़न हो, लेकिन हम इसको, इस रिलेशनशिप को हम शायद डिपेंडेंस का नाम नहीं दे सकते कि ये इस पर डिपेंड करता है, तो हम लफ्ज़ बोलेंगे ये इनके दरमियान रिलेशनशिप है, एसोसिएशन है, इंटरडिपेंडेंस चलें कुछ लोग कह लेते हैं, इंटरडिपेंडेंस है। तो इसके लिए फिर आप रिग्रेशन नहीं बल्कि एक स्टैटिस्टिकल टूल, एक फार्मूला कह लें, कोरिलेशन का यूज़ करेंगे। तो हम कहेंगे कि इसके ऊपर चूंकि यहाँ पर डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो दैट्स वाई हम इसके लिए जो वर्ड है वो कोरिलेशन यूज़ करेंगे। अच्छा, दूसरी जो रीज़न है कि हमें रिग्रेशन शायद ये नहीं बताती कि कितना स्ट्रांगली वो वेरिएबल्स आपस में रिलेटेड है, हाउ मच स्ट्रांगली, क्योंकि वहां जो स्लोप की इंटरप्रिटेशन करते हो उसमें आप ये बोलते हो एक्स का 1 यूनिट बढ़ाने से वाई में कितनी चेंज आती है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ वाई में 7 यूनिट की चेंज आती है, अगर तो 7 यूनिट एक बिग अमाउंट है, फिर तो आप कहेंगे जी बड़ा स्ट्रांग रिलेशन है, चूंकि उसके चेंज आने से बड़ा सिग्निफिकेंट, बड़ा वाजे चेंज आती है। स्ट्रांग है जी इसलिए कि बहुत क्लियर, बहुत वाजे चेंज आ रही है उसमें, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आप समझते हो कि 7 कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है, तो फिर तो आप ये लफ्ज बोलोगे जी एक्स के चेंज होने से वाई में चेंज तो आती है 7 यूनिट की, लेकिन ये बहुत ही कम है, मामूली सी चेंज है। अब ये 7 या 8 या 15 या 20 बड़ा नंबर है या स्मॉल नंबर है, इसके लिए शायद हमारे पास कोई यार्डस्टिक नहीं है उसको मेजर करने के लिए कि किसको आपने स्ट्रॉन्ग कह देना है और किसको आपने वीक कह देना है। तो इसका मतलब अब ये हो गया कि हमारे पास कोई ऐसा फिगर नहीं है या कोई ऐसा फार्मूला नहीं है जिसकी मदद से हम ये बता सकें कि ये जो रिलेशनशिप है ये मॉडरेट है, वीक है या स्ट्रॉन्ग है। कोरिलेशन ये ज़रूर बताएगा, यानी कि कोरिलेशन का एक ऑब्जेक्टिव क्या है, टू मेजर द स्ट्रेंथ, हाउ स्ट्रांगली वेरिएबल्स आर रिलेटेड विद ईच अदर। रिलेशन तो हमारे पास हमारे रिलेटिव्स के साथ रिलेशनशिप है, कज़न 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 सारे ही रिलेट कर रहे हैं, लेकिन जब हम शायद फर्स्ट कज़न कह रहे होते हैं, वर्ड बोल रहे होते हैं, तो हम उसकी स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप उसके साथ हम किसी को शायद एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। तो कोरिलेशन आपको जो है वो ये भी बताएगा कि हाउ स्ट्रांगली दीज वेरिएबल्स आर रिलेटेड विद ईच अदर। सेकंड, वो पहले डिस्कस हो चुका है कि अगर हमें ये पॉसिबल नहीं आइडेंटिफाई करना कि इनमें डिपेंडेंट कौन है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन होना चाहिए, लेकिन रिलेशनशिप मेजर करना कंसर्न है, तो रिग्रेशन की बजाय हम कोरिलेशन की मदद से ये जो रिलेशनशिप इनके दरमियान है इसको हम मेजर कर सकेंगे। ये वो दो रीजंस हैं जिसमें हम कहते हैं कि रिग्रेशन नहीं, हमें कोरिलेशन एनालिसिस, कोरिलेशन फार्मूला स्टैट्स का वो यूज करना चाहिए। द सिंपल कोरिलेशन कैन बी डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ एसोसिएशन, मैंने देखे डिपेंडेंस वर्ड नहीं बोला, डिग्री ऑफ एसोसिएशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स, को रिलेशन, को फॉर टू, तो दो वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप या कोरिलेशन है उसकी जो डिग्री मेजर करना है, हाउ स्ट्रांगली दीज वेरिएबल्स आर रिलेटेड विद ईच अदर, तो हम वर्ड जो है वो कोरिलेशन यूज करेंगे। सबसे पहले तो जैसे हर स्टैट्स की टेक्निक में शायद प्रेफरेबली कहा जाता है कि आप ज़रा इसको ग्राफिकल व्यू कर लें, चूँकि हम क्लेम करते हैं पिक्चर स्पीक्स द 1000 वर्ड्स, कि आप जल्दी से एक रफ सा आइडिया जो है आप विदाउट एनी कॉम्प्रिहेंसिव स्टैटिस्टिकल टूल आप उनका रिलेशनशिप जज कर सकते हो। तो स्कैटर प्लॉट रिग्रेशन में भी पढ़ा था, लेकिन उसमें हमें कोई ये फिक्र नहीं होती कि जी डिपेंडेंट कौन किसको कहना है और इंडिपेंडेंट किसे कहना है। एनी वन ऑफ द वेरिएबल ऑफ द रिलेशनशिप इज एक्स एंड द अदर वन इज वाई,
अब क्या क्या पता चलेगा, नेचर, कि क्या उनमें रिलेशनशिप जो है वेरिएबल्स के दरमियान वो पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि अगर एक वेरिएबल एक्स है, दूसरा वेरिएबल वाई है, एक्स इंक्रीज कर रहा है या उसकी वैल्यू लार्जर होती जा रही है, तो आप नोट करोगे कॉरस्पॉन्डिंग देयर इज अ लार्ज वैल्यू ऑफ वाई एज वेल। या अगर एक्स डिक्रीज कर रहा है तो वाई भी डिक्रीज कर रहा है, मतलब दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन पे अगर मूव कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल। ठीक, सेम डायरेक्शन मूव कर रहे हैं। देन देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप, अपोजिट डायरेक्शन। एक वेरिएबल अगर ज्यादा हो रहा है तो कॉरस्पॉन्डिंगली दूसरे में डिक्लाइन आ रहा है। जैसे मैंने वो कॉस्ट और क्वांटिटी अवेलेबल फॉर सेल इन द मार्केट की बात की थी। अगर ज्यादा क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है अवेलेबल फॉर सेल, मार्केट में ज्यादा क्वांटिटी आ रही है, तो उसकी प्राइस कम होती जा रही है, नेगेटिव रिलेशन। और इट मे बी कि उन वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप होना लाजमी तो नहीं है जी कि जो वेरिएबल होंगे उनमें जरूर रिलेशनशिप होगा या नेगेटिव या पॉजिटिव। इट मे नॉट बी रिलेटेड विद ईच अदर। हो सकता है आपका किसी के साथ दुश्मन है तो नेगेटिव रिलेशन है, दोस्त है तो पॉजिटिव रिलेशन है, तो हर एक के साथ तो आपका रिलेशन नहीं, तो क्या कहेंगे कि नेगेटिव है क्या पॉजिटिव, आप कहेंगे मेरा तो इससे ताल्लुक नहीं है, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स। दूसरी चीज जो एग्जैक्टली तो नहीं लेकिन अप्रॉक्सीमेटली उनकी स्ट्रेंथ का आइडिया हो जाएगा, हाउ स्ट्रांगली दीज वेरिएबल्स आर रिलेटेड विद ईच अदर, ज्यादा है कम है, कुछ इस तरह से हम ये डिस्कशन जो है वो कर सकेंगे कि वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रांग है, मॉडरेट है, बहुत ज़्यादा नहीं, एवरेज कह सकते हो, या वीक है। जैसे हम कहते हैं ना मेरा उसके साथ बहुत गहरा रिश्ता है या बहुत स्ट्रांग रिलेशनशिप है, आप कहते हो सो है, और कहते हैं हाँ यार थोड़ा बहुत जानता हूँ लेकिन कोई ख़ास नहीं है, तो ये स्ट्रेंथ को इंडिकेट करेगा। ठीक, स्कैटर प्लॉट के मैंने थोड़ी सी एग्जांपल्स कोट की। अगर तो आपको पॉइंट्स अपवर्ड पैटर्न पे नजर आ रहे हैं तो हम कहेंगे पॉजिटिव रिलेशन, डाउनवर्ड पैटर्न नजर आ रहा है नेगेटिव रिलेशन, और रैंडम सा है, ना इसे आप अपवर्ड नाम दे सकते हो ना इसे डाउनवर्ड नाम दे सकते हो, फ्लैट चल रहा है ऐसे करके, तो हम कह सकते हैं कि देयर इज नो रिलेशनशिप। डाउनवर्ड है नेगेटिव रिलेशन, अपवर्ड है पॉजिटिव रिलेशन, मतलब एक्स वैल्यू बढ़ रही है तो वाई वैल्यू बढ़ रही है। अपवर्ड में यही मतलब होता है ना कि एक्स अगर में इंक्रीज आ रही है तो कॉरस्पॉन्डिंगली देयर इज इंक्रीज इन वाईज वैल्यू एज वेल, तो पॉजिटिव। तो स्कैटर प्लॉट से हमें कैसे गैस होगा कि इनमें रिलेशनशिप की नेचर क्या है, तो हम उसकी डायरेक्शन जो है वो देख सकते हैं डायरेक्शन से। जहां तक स्ट्रेंथ की बात है, अगर तो स्कैटर प्लॉट में आपको यह पता चले कि पॉइंट हैं तो अपवर्ड लेकिन बिल्कुल वो सारे स्ट्रेट लाइन पर सीधे हैं, एग्जैक्टली हम एक स्ट्रेट लाइन से जॉइन कर सकते हैं, तो वर्ड बोला जाता है परफेक्ट, पॉजिटिव अपवर्ड की वजह से। अगर स्कैटर प्लॉट में पॉइंट्स अपवर्ड हैं लेकिन वो सब स्ट्रेट लाइन पर नहीं है बट वेरी मच क्लोज टू एनी स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रॉन्ग। और अगर वो स्ट्रेट लाइन से ज्यादा डिस्पर्स हैं तो वीक। ये कंपैरेटिव है, मतलब आप कहें जी कितना करीब और कितना दूर, तो ऐसी नहीं है। जैसे अगर मैं तीनों ग्राफ आपके सामने रख दूं और कहूं कि कौन सा ग्राफ सबसे वीक रिलेशनशिप को इंडिकेट कर रहा है, तो थर्ड वन। सबसे ज्यादा परफेक्ट किसको कह रहा है, तो फर्स्ट वन। सेकंड वन को क्या नाम देंगे, वी मे से इट इज स्ट्रॉन्ग। तो ये कंपैरेटिवली आप बता सकते हो, ये तो नहीं कह सकते कि कब स्ट्रॉन्ग कह देना, कब मॉडरेट और कब वीक कहना है। सिमिलरली स्ट्रेट लाइन पर हैं बट डाउनवर्ड, तो परफेक्ट नेगेटिव। क्लोज टू द लाइन है स्ट्रॉन्ग नेगेटिव है, फार अवे फ्रॉम द लाइन है वी मे से दिट इज अ वीक। लेकिन अगर कोई आपको पैटर्न नहीं नजर आ रहा, देखिए ना, कोई इसमें अपवर्ड नहीं आप नाम शायद दे सकेंगे, शायद लोवर्ड नहीं, डाउनवर्ड्स नहीं दे सकेंगे, तो हम कह देंगे कि देयर इज नो रिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स। बट ग्राफ ऑलवेज बायस होते हैं, हम इसके ऊपर कोई कंक्लूसिवली चीजें जो हैं वो शायद डिसाइड नहीं कर सकेंगे, अलबत्ता हम रफ आइडिया जरूर ले सकते हैं। चंद पॉइंट्स हो डेटे में तो मुश्किल हो जाता है ग्राफ से जज करना, ज्यादा पॉइंट हो तो शायद बड़ा हमें जल्दी एक जनरल कंसेंसस बनाने में हेल्प होती है
कि इनमें क्या रिलेशन है। अब कुछ पॉइंट्स हैं। वी कैन डिटरमाइन द काइंड ऑफ कोरिलेशन, पॉजिटिव नेगेटिव, हेड पार्ट। और अगर पॉइंट्स क्लोज टू द लाइन हो तो हम स्ट्रॉन्ग का नाम देंगे, अगर ऑन द लाइन आ जाते हैं तो परफेक्ट का नाम दे देते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। लेकिन ऑल टुगेदर स्कैटर प्लॉट हमें सिर्फ और सिर्फ रफ आइडिया बताता है। जैसे जैसे किसी का टेम्परेचर चेक करना हो तो उसके हाथ पे या उसके माथे पे हाथ रख दें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या इसको बुखार है, तेज़ बुखार है, हल्का बुखार है, ऐसे ही है ना। लेकिन शायद आपके पास कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं आएगा। टेम्परेचर के लिए एग्जैक्ट नंबर लेना हो तो आप थर्मामीटर यूज करके शायद एग्जैक्टली मेजर कर लेते हो कि उसका नंबर में क्या टेम्परेचर है। इसी तरह से रिलेशनशिप को नंबर में मेजर करना है, क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी के साथ करना हो, किस चीज को डिग्री मेजर करनी है, किस चीज की, रिलेशनशिप की, तो फिर हम एक क्वांटिटी यूज करेंगे जिसे हम क्या नाम देते हैं, कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो ये वो आप कह लें न्यूमेरिकल फार्मूला है जिसकी मदद से हम वेरिएबल्स के दरमियान कोरिलेशन जो है वो फाइंड कर सकते हैं कि क्या ये कोरिलेशन स्ट्रॉन्ग है, मॉडरेट है या ये वीक रिलेशन है। सिंपल लीनियर कोरिलेशन कोएफिशिएंट, इट इज यूज्ड टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स। इसकी जो समझ लें रिक्वायरमेंट ये है कि दोनों वेरिएबल्स कैसे होने चाहिए, क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी की मदद से। यानी कि ये ना हो कि आपके पास, और हम करेंगे भी कि एक आपके पास स्टूडेंट ग्रेड्स हैं, नंबर की बजाय ग्रेड्स हैं ABCD, तो ये क्वांटिटी तो नहीं है। अगर 75, 72, 76, 68 हो ये तो क्वांटिटी कहलाएगी। लेकिन अगर ग्रेडिंग आ जाती स्टूडेंट की, ABCD ग्रेड है जी, ये नंबर आए हैं, उसके ग्रेड्स आए हैं, तो इसको मैं कम से कम क्वांटिटेटिव नहीं कहूँगा, ये क्वालिटेटिव होगा, ठीक है ना। फिर उसके लिए कैसे हमें कोरिलेशन मेजर करनी होगी वो डिफरेंट वे है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट को हम स्मॉल लेटर r से रिप्रेजेंट करेंगे। जिनकी कोरिलेशन मेजर करनी हो उनका क्या कैलकुलेट करोगे, व्हाट इज दिस वन, कोवेरियंस। और फिर दोनों वेरिएबल के क्या यूज करने हैं, वेरिएंसेस। वही तीन चीजें बेसिक जो रिग्रेशन में हमने यूज की थी, दो वेरिएंस वेरिएबल के और एक उनका कोवेरियंस। और डिवाइजर में जो है वो वेरिएंसेस के स्क्वायर रूट्स भी हैं, जिसकी वजह से अल्टरनेटिवली आप उनको स्टैंडर्ड डेविएशन करके भी लिख सकते हो। एक एग्जांपल कोट करते हैं, फाइंड द कोरिलेशन बिटवीन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स इन द रिटन पेपर एंड द वाइवा। ये कुछ 6 स्टूडेंट्स हैं और उनके रिटन पेपर के भी और उनके वाइवे के नंबर भी जो हैं वो यहां पर मेंशन है। अब कहता जी क्या वो जो पेपर स्टूडेंट्स हैं जिनके रिटन पेपर में नंबर आए हैं उन्हीं के हमने वाइवा पे भी नंबर लिए हैं, तो क्या इनमें कोई रिलेशनशिप है या ये इससे तो ही ताल्लुक नहीं बनता कि जी रिटन पेपर में कोई नंबर हो सकता है तो लेकिन उसका कर्तन कोई ताल्लुक नहीं है कि उसके वाइवे में क्या नंबर हो सकते हैं। लेकिन शायद इंटेलिजेंस की वजह से हम ये लफ्ज़ बोलें कि जी अगर जिनके पेपर के अगर नंबर 70-80 आ रहे हैं तो हम समझेंगे कि यार वाइवे में भी तो अच्छा होगा ना, उसके ज़्यादा नंबर आने चाहिए, ठीक है ना। बहरहाल ये डेटा सेट दिया गया है और मैंने इनका स्कैटर प्लॉट बनाया। स्कैटर प्लॉट अपवर्ड पैटर्न है, अपवर्ड। अगर तो इन 4 पॉइंट्स की बात करें ये तो शायद बड़े सीधे सीधे परफेक्ट में आए, लेकिन ये भी तो 2 पॉइंट्स हैं, तो आप कम से कम परफेक्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन शायद स्ट्रॉन्ग का वर्ड बोल सकते हैं, क्योंकि 2 पॉइंट्स डेविएट तो कर रहे हैं परफेक्ट पैटर्न से, तो परफेक्ट बहाल नहीं है। लेकिन अब इसके लिए अगर हम न्यूमेरिकली मेजर करें तो मैंने, चूंकि आपको पहले ही भी पता है कोवेरियंस कैसे कैलकुलेट करते हैं और वेरिएंसेस किस तरह से कैलकुलेट करने हैं, तो मैंने ये कैलकुलेशन परफॉर्म की, वैल्यूज इस फार्मूले में पुट की, और अब कोरिलेशन का आंसर जो आ गया वो 0.8051। एक बात तो क्लियर है कि इनके दरमियान कोरिलेशन क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि ये आंसर पॉजिटिव आ रहा है। लेकिन प्रॉब्लम अब ये है कि हमने स्ट्रॉन्ग कहना है, मॉडरेट कहना है कि वीक कहना है। अब कोरिलेशन जो कोएफिशिएंट है R, इसकी एक प्रॉपर लिमिट है कि जी इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है और इसकी मिनिमम क्या हो सकती है, जो कि मैथमेटिकली प्रूव्ड रिजल्ट है।
इसकी जी मैक्सिमम वैल्यू +1 जा सकती, 1 से ज़्यादा नहीं, और मिनिमम से मिनिमम वैल्यू -1 से कम नहीं हो सकती, ज़ाहिर इन बिटवीन 0 भी आएगा। तो ये इसकी रेंज आ गई, इट रेंज फ्रॉम -1 टू +1। इससे लिए हेल्पफुल हुआ, इससे हमें ये आइडिया हुआ कि कब स्ट्रॉन्ग और मॉडरेट कहना है। अब साइंटिस्ट ने, रिसर्चर्स ने, स्टैटिस्टिशियंस ने कुछ जनरली इनकी इंटरप्रिटेशन के लिए, ये कोई फिक्स नहीं है, रिकमेंडेड नहीं है, मतलब एज अ रूल ऑफ थंब कह लें कि अगर तो वो अपनी मैक्सिमम लिमिट को अचीव कर ले कोरिलेशन का आंसर, तो हम लफ्ज़ बोल देते हैं ये तो जी परफेक्ट है, चूंकि इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकती। अगर वो 0.8, 0.9, 0.85, 0.9 लेकिन 1 नहीं, तो हम परफेक्ट तो वर्ड नहीं बोलेंगे, लेकिन कह सकते हैं ना क्लोज टू परफेक्ट है, क्लोज टू, तो वर्ड स्ट्रॉन्ग बोल देंगे। तो एनीवेयर फ्रॉम 0.8 टू 1 कंसिडर टू बी अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव। लेकिन अगर वो कोरिलेशन इस रेंज में कहीं आ जाती है, दैट इज फ्रॉम 0.5 टू 0.8, तो वर्ड हम मॉडरेट कह देंगे, ना तो हम इसको स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में लेके जाएंगे और ना ही शायद हम इसको वीक कैटेगरी में लेके जाएंगे, तो हम वर्ड बोल देंगे कि ये मॉडरेट या एवरेज रिलेशन है। और अगर ये इससे भी कम चले जाता है, इस पोर्शन में, इस रेंज में कहीं आ गया है, तो हम क्या वर्ड बोल देंगे, देयर इज अ वीक रिलेशन। और अगर वो एग्जैक्टली यहां पर 0 पर चले गया है, तो 0 रिलेशन मतलब नो रिलेशन। तो ये एक समझ लें, एक स्केल बन गई, एक बैरोमीटर बन गया किस चीज को मेजर करने का, रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ को मेजर करने का। क्योंकि इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज पॉसिबल हैं, तो दैट्स वाई ये हमारे लिए इंटरप्रेट करना पॉसिबल है कि कब हम, या किसी को हमने स्ट्रॉन्ग कहना है, किसको हमने मॉडरेट का नाम देना है, और किसको हमने वीक रिलेशनशिप का जो है वो हमें इंडिकेट करना है। अच्छा, इसको उठा के अगर मैं इस साइड पे ले जाऊं, तो सारे नेगेटिव बन जाएंगे। तो आप भी ज़रा ना वर्ड जो है ना वो नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव की बजाय जो है वो क्या कर देंगे, नेगेटिव नेगेटिव लिखना जो है वो स्टार्ट कर देंगे। तो स्ट्रॉन्ग नेगेटिव और स्ट्रॉन्ग मॉडरेट, सॉरी नेगेटिव मॉडरेट, और इसी तरह से बाकी भी लिख सकते हैं। तो पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव, क्योंकि इसकी अपर और लोअर लिमिट डिफाइन है, दैट्स वाई ये पॉसिबल हुआ इसको इंटरप्रेट करना। रिग्रेशन में स्लोप की कोई लिमिट डिफाइन नहीं है कि कम से कम स्लोप कितनी हो सकती है, -50 मिलियन भी हो सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा 1 ट्रिलियन भी हो सकती है। तो कोई लिमिट नहीं है, तो हम किसी को स्ट्रॉन्ग या मॉडरेट का वर्ड या नाम जो है वो हम नहीं दे पाएंगे। अच्छा जी, एक एग्जांपल हम करते हैं। द फॉलोइंग डेटा, 2 दफा लिखा गया, द फॉलोइंग डेटा रिप्रेजेंट्स द विंग एंड द टेल लेंथ ऑफ द रैंडम सैंपल ऑफ 12 स्पैरोज। स्पैरोज हैं, उनकी विंग लेंथ और टेल लेंथ जो है वो मेजर की गई। स्कैटर प्लॉट बनाया गया, परफेक्ट तो नहीं है, पॉजिटिव लग रहा है, और कोई में से इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग और मे बी द मॉडरेट, लेकिन हमारे पास कोई स्पेसिफिक वे नहीं है कि देख के कह देना ये मॉडरेट है जी, स्ट्रॉन्ग है। तो परफेक्ट तो नहीं है, वीक भी नहीं है शायद, तो मॉडरेट है कि स्ट्रॉन्ग है। तो न्यूमेरिक्स देखते हैं इनके। न्यूमेरिक्स आपको कैलकुलेट करनी है 3 चीज़ें, कोवेरियंस, 2 वेरियंस और 1 कोवेरियंस, और आंसर कितना आ रहा है 0.8, अगर राउंड फिगर करूं 0.87, मोर देन 0.8, तो देर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशन कि जी जो बर्ड्स हैं उनकी विंग और टेल लेंथ में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है, होता भी पॉजिटिव है, यानी कि एक इंक्रीज कर रहा है दूसरा भी कर रहा है, उसकी वजह से नहीं कह रहा, बोथ आर इंक्रीजिंग इन द सेम डायरेक्शन, पॉजिटिव आ गया। अच्छा जी, हम स्टैटिस्टिक्स में जो बातें कर रहे हैं या जो एनालिसिस करते हैं या जो आप डेटा एनालाइज करते हो, उसे हम क्या कहते हैं, वो क्या होता है, वो हमारे पास सैंपल डेटा होता है। ठीक, सैंपल डेटा। लेकिन हम स्टैटिस्टिक्स में बात करते हैं सैंपल की नहीं, बल्कि हम पॉपुलेशन की बात करते हैं। ठीक, अब हमें रिलेशनशिप तो पता चला है, लेकिन ये जो रिलेशनशिप हमें पता चला है एक्स वाई का, ये सैंपल में पता चला कि जब हमने सैंपल लिया किसी पॉपुलेशन से, उसमें है। अब हमने चेक करना है कि क्या ये बात पॉपुलेशन के लिए भी कही जा सकती है
कि क्या उनमें वाकई इन वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप है। वहां से जो सैंपल लिया हुआ है उसमें तो है, और ये चीज़ लाजमी नहीं है कि जो चीज़ सैंपल में आ जाए वो पॉपुलेशन के लिए भी 100% एज इट इज़ ट्रू होती है, तो ऐसा नहीं है। अब हमें एक्चुअली चेक ये करना है कि क्या ये जो दो वेरिएबल्स हैं जो कि सैंपल में तो नज़र आ रहे हैं कि वो आपस में स्ट्रांगली रिलेटेड हैं, तो क्या पॉपुलेशन की अगर बात की जाए, यानी कि ओवरऑल तमाम डेटे की बात की जाए, तो क्या उसमें भी ये रिलेशनशिप है, एग्जिस्ट करता है। तो पॉपुलेशन के मतलब इन्फर करना सैंपल से पॉपुलेशन की तरफ, इंफॉर्मेशन या डेटा हमारे पास सैंपल का है, लेकिन हमने ओवरऑल जो डिसीजन करना है वो अबाउट पॉपुलेशन करना। आपने शुरू में वर्ड पढ़े थे पैरामीटर और स्टैटिस्टिक। पैरामीटर हर उस न्यूमेरिकल क्वांटिटी को कहते हैं जो पॉपुलेशन के डेटा से कैलकुलेट की जाए, और स्टैटिस्टिक उस न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस को कहते हैं जिसकी कैलकुलेशन के लिए हमने सैंपल डेटा जो है वो यूज़ किया है। अगर आप रिग्रेशन की बात करें तो रिग्रेशन में मैं एक जगह बीटा 1 लिखता हूं और एक जगह B1। बीटा 1 से मुराद है ये पॉपुलेशन से अगर कैलकुलेट किया जाए तो उसे बीटा 1 लिखेंगे स्लोप को, जो कि पॉपुलेशन के लिए होगा तो पैरामीटर, और अननोन तो आप उसका सैंपल एस्टीमेट बनाओगे और उसका जो सैंपल एस्टीमेट है वो B1। सिमिलरली मैंने अभी कोरिलेशन कोएफिशिएंट R की बात की, ये सैंपल से होगा, इसलिए चूंकि ये सैंपल से एक कैलकुलेशन है इसे स्टैटिस्टिक का नाम दूंगा। अब आपने देखना ये है कि ये पॉपुलेशन में जो है वो इसकी कैसे आप इसका इन्फ्रेंस जो है पॉपुलेशन के लिए किस तरह से आप इसका इन्फ्रेंस जो है वो ड्रॉ कर सकेंगे। आपने पॉपुलेशन के लिए जो सिंबल यूज करना है उसे हम रो बोलते हैं, RHO, रो। ठीक, तो ये पॉपुलेशन के लिए ये फिक्स है। चूंकि ये पॉपुलेशन के लिए तो ये क्या कहलाएगा, पैरामीटर। तो आप कह सकते हो कि इट मेजर्स द रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स इन द पॉपुलेशन, और R इट मेजर्स द रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स इन अ सैंपल डेटा। अब इसमें दो सिचुएशन हो सकती हैं, दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि आपको ये कंसर्न हो या आपका ऑब्जेक्टिव ये हो, स्टडी कंसर्न ये हो कि आपको ये सिर्फ चेक करना है कि क्या पॉपुलेशन में इनके दरमियान कोई रिलेशनशिप है या नहीं, एंड दैट्स ऑल। कि जी इसके अलावा आपको कोई चीज़ जो है वो चेक नहीं कंसर्न थी। हमें तो सिर्फ ये कंसर्न थी कि क्या एक्स वाई के दरमियान पॉपुलेशन में रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता भी है या नहीं, इज इक्वल टू 0। समटाइम हम कहते हैं जी हमारा कंसर्न ये नहीं है कि जी उनके दरमियान रिलेशनशिप है या नहीं, कहते जी होगा, ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन है जी, होगा कि नहीं होगा तो है, लेकिन कहता है जी कि क्या ये 0.90 के राउंड अबाउट है कि नहीं, चूंकि हमने लिटरेचर में बाकी जगह पर ये पढ़ा था कि जी इतना को होता है, तो हम भी चेक करना चाहते हैं कि हमारे पास जो सैंपल डेटा है उसकी बेस पर हम ये चेक करना चाहते हैं कि क्या हमारे डेटा में जो एक्स वाई के दरमियान रिलेशनशिप आ रहा है क्या वो 0.9 या इवन मोर देन दैट भी है या नहीं। अब ये दो डिफरेंट क्वेश्चन हो गए। एक में तो जस्ट हमें ये चेक करना है कि क्या उनमें रिलेशनशिप है या नहीं, और सेकंड में होता है ये रिलेशनशिप की बात ना करो, वो तो होगा ही हैगा, या से हमारा कंसर्न नहीं है, बल्कि हमारा मेन कंसर्न तो ये है कि वो 0.9 और इवन मोर देन दैट भी है कि नहीं, स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है। तो ये दो डिफरेंट सिचुएशंस आएंगी। एक में मैंने ये कह दिया है कि अगर ऑब्जेक्टिव आपका हो ये टेस्ट करना कि इनमें रिलेशनशिप है कि नहीं, तो आप कहेंगे रो इज इक्वल टू 0 को टेस्ट कर लें। लेकिन अगर हमारा कंसर्न ये है कि जी यहाँ पर 0 नहीं, कोई और स्पेसिफिक वैल्यू के अगेंस्ट हम टेस्ट करना चाहते हैं, किसी और स्पेसिफिक वैल्यू के अगेंस्ट आप टेस्ट करना चाहते हो, तो फिर हम कहेंगे रो 0, रो नॉट, और रो नॉट के क्या है, विट इज सम प्री स्पेसिफाइड वैल्यू अदर देन 0, मे बी 0.8, 0.9, 0.7, कुछ ऐसे। चलें जी, पहले तो हम देखते हैं कि अगर ये हमारा कंसर्न हो तो इसको कैसे अचीव करना है। To draw inference about the population values based on the sample results, the following is
कहता जी कि ये उस वक्त आपने प्रोसीजर अडॉप्ट करना है जब हमारा कंसर्न ये हो कि क्या रो की जो वैल्यू है वो जीरो है या नहीं। एक डेटा सेट है, इफ द सैंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट, यानी कि आर की बात हो रही है, सैंपल डेटा से कैलकुलेट किया गया है, between the wing length and the tail length for 12 randomly selected sparrows is equal to 0.866, यानी कि ये उसी डेटे की बात कर रहे हैं जो कि अभी हमने ये वाले डेटे की बात की। ये 12 थी काउंट में स्पैरोज का डेटा, 12 स्पैरोज का डेटा था, और उनसे जो सैंपल से कोरिलेशन कोएफिशिएंट मेजर किया गया वो 0.866 है। कैन वी कंक्लूड, हम डाउटफुल हैं, हमें आइडिया नहीं है, that the relationship between the wing length and the tail length, most importantly in the population में is significant। अब significant का मतलब एक्चुअली ये है कि क्या इनमें रिलेशनशिप, significant का तर्जमा करें वाजे है कि नहीं है। अब किसको वाजे कहना है? देखें जी, नो रिलेशनशिप, जीरो, देयर इज अ रिलेशन, सिग्निफिकेंट, वाज़े रिलेशन है जी इनमें, तो लफ्ज बोला जाता है सिग्निफिकेंट। ठीक, अब रिलेशनशिप के लिए हम पॉपुलेशन की जब बात करेंगे और रिलेशनशिप की बात करेंगे तो फिर रो का वर्ड यूज करेंगे, और सिग्निफिकेंट है कि नहीं है तो चेक कर लेंगे कि क्या ये जीरो है तो हम कहेंगे नो सिग्निफिकेंट रिलेशन, और अगर जीरो नहीं है तो हम कहेंगे देयर इज अ सिग्निफिकेंट रिलेशन। मींस H0 और H1 आपको ये बनानी है। अगर रो जीरो हो जाए नो सिग्निफिकेंट रिलेशन, और अगर रो जीरो नहीं है तो देन देयर इज अ सिग्निफिकेंट रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स। यहाँ पर बेसिकली अल्फा जो है वो शायद मिस है, तो कोई ऐसी मतलब नहीं है, मैं चले ऐसे लिख देता हूँ एट अ 5%, तो सेकंड भी चेक हो गया। अब बात आ गई तीसरे की, टेस्ट स्टैटिस्टिक। चॉइस नहीं होती कि जी चले इसमें कौन सा टेस्ट यूज़ करना। आपने पढ़ा था ना, टी टेस्ट है एलिमेंट्री क्लासेस में, एक और जी टेस्ट पढ़ा होगा, फिर आपको रिग्रेशन में एफ टेस्ट भी पढ़ाया गया है। तो ये डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एंड अवेलेबल इंफॉर्मेशन एट हैंड कि विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टेस्ट टू यूज अंडर सर्कमस्टांसेस, विच वन, इट मे बी अ टी, जी आर एफ। तो इसके लिए जो टेस्ट यूज होना है वो टी टेस्ट। फॉर्मेट क्या होगा कि हम सैंपल का कोरिलेशन माइनस पॉपुलेशन का कोरिलेशन और डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ दैट एस्टीमेट, जो यहां पर है। बिल्कुल अगर आप थोड़ा सा ऐसे याद करें तो वो रिग्रेशन की तरह ही है कि जी B1 माइनस बीटा1 ओवर क्या आता था, स्टैंडर्ड एरर ऑफ B1, स्टैंडर्ड एरर ऑफ B1। अब ये जो स्टैंडर्ड एरर के फार्मूले हैं हम इनको ड्राइव करते हैं अपने अपने कोर्सेज में, अपने जो भी मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स के कोर्सेज हम पढ़ते हैं उसमें हम प्रॉपरली इन फार्मूलों को जो है वो ड्राइव भी करते हैं। तो जो स्टैंडर्ड एरर ऑफ आर है इसका फार्मूला ये वाला होगा, 1 माइनस आर स्क्वायर, और आर वही है जो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो कि 12 है, एंड माइनस 2, श्योरली 2। मतलब अब आपको इस स्टेज पे शायद हम ये बहुत ज़्यादा आपको डिस्कस ना करें कि वाई इट इज़ n माइनस 2, और कभी n माइनस 3 भी होगा, कभी n माइनस k माइनस 1 2 भी होगा, कुछ इस तरह से। ठीक, तो आपने ये याद रखना है, r का फार्मूला आपको आता है और स्टैंडर्ड एरर ऑफ r का फार्मूला आपने देखना है। वैल्यूज प्लेस की और आंसर आ गया 0.158। ये जो 0.158 है वो यहाँ प्लेस कर दिया, क्योंकि यहाँ हमने स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू प्लेस करनी थी। कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई 5.47। अब इसे आपने कंपेयर करना विद द रेफरेंस वैल्यू विद द टेबल वैल्यूज, कि टेबल वैल्यू या रेफरेंस वैल्यू से आपने इसको कंपेयर करना है। अब जो टी की टेबल वैल्यू या रेफरेंस वैल्यू लेंगे उसमें बेसिकली दो चीजें आपको रिक्वायर होती है, एक तो अल्फा और दूसरा उसका डीएफ, दैट इज द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। चूंकि हर टी वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है, वो डिफरेंट होती है फॉर एवरी डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसके लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम यूज की जाएगी वो होगी n-2।
अब ये जो n-2 है ना, आप इसको ना यहाँ से भी याद रख सकते हो कि जी जो इस स्टैंडर्ड एरर के फार्मूले में आपने यूज करना ना, अगर n-2 है ना तो यहाँ पर भी n-2 ही यूज होगा। तो टेबल से मैंने नोट किया α/2, अल्फा 5% है, तो α/2 का मतलब क्या हो जाएगा 2.5%, और ये 10 बन जाएगा। टेबल से वैल्यू नोट की तो 2.288, बेसिकली दो रेफरेंस वैल्यू आ गए, एक इधर और एक इधर, और समझ लें सेंटर में 0। हमारे पास जो कैलकुलेटेड वैल्यू आ रही है 5.47, जो कि 2.228 से तो कम से कम ज्यादा है, वो यहाँ कहीं है, यहाँ पर। It is in rejection region because it is too much large as compared to the reference value. Reference value कहती है कि अगर ये 2.228 से कम रहती है तो ये कोई एविडेंस अगेंस्ट H0 को बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है और H0 को आप रिजेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये वैल्यू 2.228 जो कि रेफरेंस वैल्यू है, जो कि टेबल वैल्यू है, अगर ये इससे ज़्यादा हो जाती है तो हम डिक्लेयर करेंगे कि ये बड़े सिग्निफिकेंट आ रहा है वैल्यू, क्योंकि ये तो टेबल वैल्यू से, रेफरेंस वैल्यू से भी ज़्यादा आ गई है। और हम डिसीजन ये करेंगे कि H0 को जो है वो हम कह देंगे जी आपके खिलाफ एविडेंस सैंपल डेटा से बड़े क्लियर मिल रहे हैं, तो दैट्स वाई हम H0 को जो है वो रिजेक्ट कर देंगे। फिलहाल H0 रिजेक्ट होगी। अब इस रिजेक्ट का मतलब ये नहीं है कि ये रिजेक्ट कर दीजिए, इनमें रिलेशन नहीं है, बल्कि इस रिजेक्शन का तो मतलब ये है ये स्टेट में रिजेक्ट हुई है, यानी कि इनमें रिलेशन जीरो नहीं है, बल्कि इनमें बड़ा वाज़े रिलेशनशिप आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि हमने सैंपल डेटा एनालाइज किया है, उस इंफॉर्मेशन को यूज किया है, और ये अब हम बात कर सकते हैं कि ये अगर आप पूरी पॉपुलेशन की भी बात कर लें तो इन वेरिएबल्स के दरमियान पॉपुलेशन में रिलेशनशिप जो है अब वो बड़ा सिग्निफिकेंटली है, वेरी स्ट्रॉन्गली रिलेटेड है। क्या क्या विंग लेंथ और टेल लेंथ, बर्ड्स की जो विंग लेंथ और टेल लेंथ है ये बड़े स्ट्रॉन्गली आपस में रिलेटेड है, और पॉजिटिव का मतलब है कि अगर एक बढ़ती है तो कॉरेस्पॉन्डिंगली दूसरे करेक्टरिस्टिक्स में भी जो है वो इंक्रीज आती है। ये तो हो गया उस वक्त का कंसर्न कि जब हमने हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी सिर्फ ये था कि जी एक क्या रिलेशनशिप है या नहीं। Sometimes the interest in the population coefficient is significantly different, not zero, but some pre-specified value. Pre-specified value. वो कहता जी जीरो नहीं है, ये तो क्या, ये हमें पता, लाइक हम तो देखना चाहते हैं ये 0.8 से ज्यादा है कि नहीं, यानी कि हमारा कंसर्न स्ट्रॉन्ग है। देखना ये नहीं है कि है या नहीं है, ये आउट ऑफ क्वेश्चन है। कंसर्न ये है स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, ये हम डाउटफुल है। इफ द पॉपुलेशन कोरिलेशन इज नॉन जीरो, द सैंपल कोरिलेशन कैन नॉट बी रिगार्डेड एज अ सैंपल फ्रॉम अ थ्योरेटिकल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है कि अगर वो नॉन जीरो है तो फिर उसकी प्री रिक्विजिट जो है वो पूरी नहीं होती, ठीक, तो उसका प्री रिक्विजिट पूरा नहीं होता। इस सिलसिले में एक स्टैटिस्टिशियन था फिशर, उसने उसका सलूशन ये दिया था कि जो टी टेस्ट आप यूज करते हो वो सिर्फ और सिर्फ उस वक्त वैलिड है अगर आपको चेक करना हो रो इज इक्वल टू जीरो। उसकी रीजन थोड़ी सी मैंने एक्सप्लेन की है, लेकिन आपकी क्लास के लिए शायद बहुत ज्यादा हम ये नहीं करेंगे। तो फिर फिशर ने कहा था कि आप आर जो यूज करना है ना, एक तो ये फार्मूला नहीं यूज होना, ये वाला, ये बात तो बड़ी क्लियर कर दी उसने, बकायदा इसको प्रूफ किया था कि ये इसके जो फार्मूले के प्री रिक्विजिट पूरे नहीं होंगे अगर रो जो है वो जीरो नहीं होगा, ये यूज नहीं करेंगे। दूसरा उसने कहा था कि आप, फिर उसने उसका सोल्यूशन क्या दिया था, उसने कहा था इस आर को पहले आपको ट्रांसफॉर्म करके एक नए वेरिएबल में बनाना है, वेरिएबल को ट्रांसफॉर्म करके उसके नए वेरिएबल में बना। जैसे होता है ना, बाज़ औक़ात बुजुर्ग घर में कहते हैं ये शरबत पीने को दिल तो करता लेकिन मुझे शुगर भी है, तो इदा कर शरबत च ना वावा सारा पानी पा दे, वो उसकी शायद शक्ल बदलते लेकिन जाता तो शरबत ही है ना अंदर, और शायद उसी क्वांटिटी में जाता है जितना था, 1 चम्मच या 2 चम्मच
वो ज़्यादा पानी डाल के गया लेकिन फ्लेवर तो गया ना, वही चीनी तो गई ना अंदर। तो कुछ इस तरह की बात है कि फिशर ने कहा था कि आप इस ट्रांसफॉर्मेशन से एक नया वेरिएबल बना लें, उसका नाम उसने जी रखा। इसे हम फिशर्स ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से याद करते हैं। लॉग लेना आपने, नेचुरल चॉइस नहीं है, बेस 10 नहीं। ऊपर आपने लेना है 1 प्लस आर, न्यूमिनेटर में 1 माइनस आर और मल्टीप्लाई विद हाफ, दैट इज 0.5 1/2। तो 1/2 लॉग ऑफ 1 प्लस आर ओवर 1 माइनस आर। आर वो जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट कब यूज करना है, जब हमारा ऑब्जेक्टिव हो कि हाइपोथेसिस की जो वैल्यू टेस्ट करनी है H नॉट में वो जीरो नहीं है बल्कि सम प्री स्पेसिफाइड वैल्यू। जैसे इस एग्जांपल में है, a researcher is interested to test whether the correlation between wing length and the tail length in the population is not significant, क्या लिखा हुआ है, more than 0.85। कि जी हमारी इंटरेस्ट ये है कि क्या विंग लेंथ और टेल लेंथ में रिलेशन तो है जी, तो होगा, ये शायद क्वेश्चनेबल नहीं है, चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारी इंटरेस्ट है क्या ये स्ट्रॉन्ग है, 0.85 से भी ज्यादा है या नहीं। इसके लिए जो हाइपोथेसिस लिखेंगे इस स्टेटमेंट के लिए, इज मोर देन वो ये। और आपको पता है कि ये स्टेटमेंट को ट्रांसलेट करके एक स्टेटमेंट लिख ली जाती है और फिर इस स्टेटमेंट के एग्जैक्ट अपोजिट दूसरी स्टेटमेंट जो है वो खुद लिखी जाएगी। और जिस स्टेटमेंट में अदर देन और भी सिंबल आ जाए लेकिन कम से कम इक्वल सिंबल आ रहा है, उस स्टेटमेंट को हम नल का और दूसरी स्टेटमेंट को हम अल्टरनेटिव का नेम देते हैं। तो ये तो आपके पास H0 और H1 बन गई, और इस दफा यहां जीरो नहीं है, और जो प्रोसीजर हमने ऑलरेडी अडॉप्ट किया था वो यहां एप्लीकेबल नहीं है। अब यहां पर आप यूज करेंगे उस वेरिएबल R की बजाय फिशर वेरिएबल्स, जो कि फिशर ट्रांसफॉर्मेशन से जो है वो आपने लिया है। देखिए जहां जहां R था वहां वहां पर फिशर्स वेरिएबल जो है वो आपके पास आ गया। अब इसका मतलब है ये R नहीं है, R तो 0.8 जो 0.866 था आई थिंक सो, ये तो 1.1339 1.3169 आ रहा है, ये फिशर वेरिएबल की वैल्यू है। इस ट्रांसफॉर्मेशन से मैंने कैलकुलेट करना पहले फिशर वेरिएबल, ये देखें यहाँ आ रहा है 0.866 एंड दैट बिकम्स 1.3169। यही ट्रांसफॉर्मेशन आपने पॉपुलेशन के रो के लिए भी अप्लाई करनी है। ये देखें सैंपल के लिए भी अप्लाई की है और पॉपुलेशन की जो वैल्यू टेस्ट करनी है उस पर भी आपने फिशर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो अप्लाई कर दी 1.2562। तो सैंपल के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन और पॉपुलेशन के ऊपर। अब रह गया स्टैंडर्ड एरर। तो इसका जो स्टैंडर्ड एरर है उसका आंसर होगा 1/n-3, स्पेसिफिकली 3, और स्क्वायर रूट ले लिया जाएगा, और n से मुराद उसी तरह से 12 ऑब्जर्वेशन ही है, 0.3333। तीनों कैलकुलेशंस आ गई, 1, 2 और 3। पिछले में तो R ही चाहिए था लेकिन यहां पर R डायरेक्टली नहीं बल्कि उसे फिशर वेरिएबल में कन्वर्ट करके 0.0607 आ गया। अब इसको आपने टेबल वैल्यूज के अगेंस्ट चेक करना है, और आपको पता है कि Z में एक ही इंफॉर्मेशन रिक्वायर होती है, एंड व्हाट इज अल्फा। अच्छा जी, दूसरा ये है कि यहां पर जो हाइपोथेसिस है ये ग्रेटर देन है। जब ये ग्रेटर देन है इसे हम कहते हैं वन साइडेड हाइपोथेसिस, एक साइड पे, दोनों साइड पे नहीं, और राइट साइड पे। यानी कि जो रेफरेंस वैल्यू आपने टेबल से लिखनी है अब वो दोनों साइड पे नहीं आएगी बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ राइट साइड पर आएगी, चूंकि ग्रेटर देन का सिंबल है, और अगर ये लेस का सिंबल होता तो लेफ्ट पर आनी थी। और अल्फा बाय 2 भी नहीं, क्योंकि आपके पास एक ही साइड पे लिखनी है, और जो भी अल्फा आप लिख रहे हो उसे टोटली ऑल टुगेदर आप एक ही साइड पे जाके जो है वो मेंशन कर दोगे। एक ही साइड पे जाके आपने मेंशन कर दिया, और उसकी जो टेबल वैल्यू आपके पास आ रही है वो 1.645। अब ये आपके पास एक रेफरेंस वैल्यू डिक्लेयर हो गई, दिस बिकम्स द रेफरेंस वैल्यू। अब कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो किसी भी जो गिवन रेफरेंस वैल्यू है अगर उससे अबव आ जाती है तो H0 को हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट।
लेकिन ये तो 0.06 है, ये तो यहाँ कहीं आएगी, 1.6 से नहीं ना ज़्यादा, कम है। तो इट इज़ इन एक्सेप्टेंस रीजन, ये बात सही है, ये गलत है, ये बात सही है और ये बात जो है वो गलत है। हम रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि इन्फॉर्मेशन में हमें या डेटा से हमें उसके अगेंस्ट कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंस जो है वो नहीं मिले आपको, ठीक। और अब इसका मतलब है कि इनमें रिलेशनशिप तो है, लेकिन कम से कम वो 0.85 से ज़्यादा नहीं है, या उतना या इवन उससे कम है। अब ये उनको एक क्वेश्चन था, यानी कि अगर आप एक रिसर्च क्वेश्चन, उन्होंने अपनी लिटरेचर में चीज़ें पढ़ी और उस बेस पर बाद में उन्होंने आप इंटरेस्ट शो की कि हम ये देखना चाहते हैं कि इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो 0.85 से ज़्यादा है या कम है। तो कम से कम जो है वो इस तरह की इसमें कोई चीज़ नहीं थी। होप सो कि आपको सिंपल लीनियर कोरिलेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आपको चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई होंगी। और अगर आपने कोई क्वेश्चन या इस तरह की अगर आपके पास क्यूरी है तो इस वीडियो के लिंक में आप लोग लिख दीजिएगा, तो मैं उसको किसी टाइम आपको क्लास में जो है इंशाल्लाह उसको प्रॉपर आंसर कर पाऊँगा। ओके जी, फिर अल्लाह हाफिज़।